हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में भी हम केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आज विमर्श करेंगे। तो जहाँ तक इतिहासकारों का मानना है कि इतिहासकारों का एक वर्ग है जिसमें आई.एच. कुरैशी है, सतीश चंद्र है, इब्न हसन है, वो मानते हैं कि मुगलों का प्रशासनिक तंत्र जो है केंद्रीकृत तानाशाही है। इसमें केंद्र प्रमुख है। केंद्र की प्रमुखता के कारण ही इसे केंद्रीयकृत राजतंत्र कहा गया है। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें केंद्रीयकृत राजतंत्र के बारे में हमें किन पुस्तकों में मिलेगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की, वो है इब्न हसन की मुगलों का केंद्रीय ढांचा। और इसके साथ साथ मुगलों के प्रांतीय शासन को अधिक समझने के लिए मुगल परमात्मा शरण की एक किताब है जिसका नाम है मुगलों का प्रांतीय शासन। और ये जो किताबें हैं ये मुगल केंद्रीय और प्रांतीय शासन के बारे में बहुत अधिक प्रकाश डालती हैं। अब हम बात करेंगे मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम जिसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक है केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है प्रांतीय शासन। अब हम जिसे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कह रहे हैं, जिसको हम जो मुगल प्रशासन का केंद्र है, उसमें केंद्र में कौन कौन है। जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो इसमें जो मुगल काल में जो शासक है उसे बादशाह कहा जाता है। जो मुगल काल का शासक है उसे बादशाह कहा जाता है। और मुगल काल के जितने भी शासक हैं वो बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। वास्तव में ये बादशाह शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। 1507 ईस्वी में मुगल शासक बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है और उसके बाद उसके वंशज इसी उपाधि के साथ शासन करते हैं। मुगल बादशाहत या बादशाहत की जो रूपरेखा है उसे खींचने का प्रयास किया है अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा और आईने अकबरी में। उनके अनुसार जो बादशाहत है वो वास्तव में देवीय तत्व है। बादशाहत जो है वो सूर्य का प्रकाश है जो सीधा उस व्यक्ति को मिलता है जिसमें बादशाह के गुण हैं, इसलिए उन्हें इसे फरे-इज़्ज़दी कहा है। इसी तरह से अबुल फजल के अनुसार बादशाहत जो है, ये जो बादशाह है वो जिल्ले इलाही है, ईश्वर की परछाई है। इस तरह से अबुल फजल ने बादशाहत में ईश्वरीय तत्वों को समाहित कर दिया। अब बादशाह और जो उसके मातहत हैं या जो उसके अधिकारी हैं वो सब उससे कहीं नीचे हैं। इसलिए हमें दिखाई देता है कि जो मुगल बादशाहत है या जो मुगल जिसको हम कहते हैं मुगल शासन तंत्र है, इसमें बादशाह का पद सर्वोपरि है। वास्तव में दूसरे संदर्भों में यदि हम बात करने का प्रयास करें तो मुगल काल में बादशाह न्यायपालिका का स्रोत है, या दूसरे शब्दों एक और शब्दों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुगल बादशाह शासन की राज्य की कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान पालिका है। ये जो तीनों अंग हैं ये बादशाह में ही सम्माहित हैं। इसके साथ साथ वो निरंकुश भी है, उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब से पहले के जो शासक हैं, मुगल काल के जो शासक हैं उनके बारे, मुगल काल से पहले के जो शासक हैं, खासकर दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं, वो सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। और सुल्तान जो है वो खलीफा का मातहत है। इसलिए उनकी सत्ता पर कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से खलीफा का नियंत्रण है, लेकिन वो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से उसमें भी जो है खलीफा का नियंत्रण नहीं है। इसी तरह की कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी देखते हैं। यहाँ उस खलीफा के पद को एक तरह से हटा दिया गया है। ईश्वर और बादशाह में सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया और बादशाह से ये उम्मीद की गई है कि वो लोगों को न्याय देगा। जैसा कि अबुल फजल लिखते हैं कि ईश्वर ने राज्य की
या बादशाहत की जो परिकल्पना है इसलिए की क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुराग्रही हैं, जो आम लोगों पर अत्याचार करते हैं। उन लोगों को दुराग्रही लोगों के अत्याचार से बचाने के लिए राज्य की संकल्पना और बादशाहत की संकल्पना और उसके साथ साथ अदल की या न्याय की स्थापना के लिए ईश्वर द्वारा जो बादशाहत है वो जमीन पर भेजी गई है। अब बादशाह और उसके साथी, जो जैसा कि हम जानते हैं कि शासन जो है एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसकी सहायता के लिए जो दूसरे अधिकारी हैं वो उनसे भिन्न कैसे लगेगा। जैसे सिद्धांतिक रूप से तो हमने बता दिया कि जिल्ले इलाही है, फरइज़्दी है, उसमें दैवीय गुण है, लेकिन मोटे तौर पर वो उनसे भिन्न कैसे लगेगा। तो यहाँ दो तीन परंपराएं हैं जो नजर आती हैं उस समय, जो बादशाह को अन्य लोगों से भिन्न करती हैं। जैसे बादशाह जब दरबार लगाता है तो दरबार में सिर्फ बादशाह ही एक ऊंचे सिंहासन पर बैठता है और बाकी सब लोग वहाँ खड़े होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब बादशाह के सम्मुख जो भी व्यक्ति प्रस्तुत होता है या जो दरबार में आता है उसे सिजदा करना पड़ता है, एक प्रकार का झुककर सलाम करना पड़ता है और उसे जमी बोस या जमीन को चूमना होता है। वास्तव में जब वो ये दो काम कर रहा होता है तो वो ये प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि मैंने आपकी जो बादशाहत है या जो आपका अधिकार है वो स्वीकार कर लिया। इसी तरह से अकबर एक और कॉन्सेप्ट लेकर आता है, इसी को आगे बढ़ाता हुआ वो झरोखा दर्शन में विश्वास करता है। झरोखा दर्शन मुगल बादशाह जो अकबर है वो इसे इसको शुरुआत करता है और बाकी बाद के जो मुगल बादशाह है वो उसे कंटिन्यू रखते हैं औरंगजेब तक। झरोखा जो है वो बादशाह जो है सुबह सुबह सबको दर्शन देता है, लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उनका दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। ये वास्तव में अबुल फजल इसको जस्टिफाई करता हुआ इस तरह से दिखाई देता है। वो लिखता है कि झरोखे दर्शन के माध्यम से जो बादशाह है वो सीधा लोगों से संवाद करता है। तो यहाँ बादशाह के कार्य क्या हैं? जैसे बादशाह का पहला काम है न्याय की स्थापना, दूसरा लोगों की सुरक्षा देना और सुरक्षा देने के एवज में राज्य जो है वो रेवेन्यू एकत्रित करता है। तो यहाँ हमें जो बादशाह का मुख्य काम है कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून को लागू के साथ साथ न्याय करना, ठीक है, ये बादशाह के हमें काम दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो बादशाह से उम्मीद की जाती है कि वो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करे। तो इस तरह से बादशाहत जो है, ये जो बादशाह है या जो मुगल केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख शासक है या जो प्रमुख तत्व है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। अब आता है कि जो मुगल राज्य है, जैसे कि हम जानते हैं कि मुगल राज्य एक विस्तृत राज्य है और इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य पदाधिकारियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए जो बादशाह है उसके अधीन केंद्र में अनेक अधिकारी हैं। जैसे ये पहला अधिकारी हमें दिखाई देता है या पहला अधिकारी का उल्लेख हमें मिलता है वकील के रूप में उल्लेख मिलता है। वकील, जैसा कि हमें पता है कि जो अकबर जो है स्टार्टिंग के फेज में, जब अकबर 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में जीत प्राप्त करता है, उसके बाद वो राज्य करना आरंभ करता है तो वो अल्पवयस्क है। तो उसकी सभी शक्तियों का इस्तेमाल बैरम खान करता है और बैरम खान का जो पद है उस समय वो वकील का पद होता है। इस तरह से वकील के पद में बादशाह की सभी शक्तियां विद्यमान हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं लेकिन बाबर को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। जब बाबर को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो वो बैरम खान और बादशाह के बीच जो है मनमुटाव उत्पन्न होता है और उसके बाद बैरम खान जो है दरबार छोड़कर चला जाता है। तो उसके बाद अकबर ये समझता है कि कोई अन्य व्यक्ति जो वकील के पद पर नियुक्त होगा वो बैरम खान जितना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य में दो
सर्वोच्च पद स्थापित हो सकते हैं, इसलिए वो उसके बाद कभी भी वकील को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतिहासकारों का मानना है कि बैरम खां के या वकील के पद की शक्ति को कम करने के लिए उसने उस उसने वित्तीय प्रबंधन की जो शक्तियां हैं या वित्तीय प्रबंधन के जो दायित्व हैं वो उससे लेकर एक दूसरे अधिकारी को दे दी, और वो अधिकारी क्या कहलाया? दीवाने आला। तो दीवाने आला है अकबर के पीरियड में एक प्रमुख अधिकारी जो वित्तीय प्रबंधन देखता है। वित्तीय प्रबंधन मतलब राज्य की इकोनॉमी देखता है, जिसमें राज्य की आय व्यय का पूरा हिसाब रखने का प्रयास करता है, ठीक है ना। बाद के पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में, शाहजहां के पीरियड में इस अधिकारी को वजीर कहा जाता है। अकबर के पीरियड में इसको दीवाने आला और बाद के पीरियड में इसको वजीर कहा जाता है। सबसे प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो दीवान है अकबर के पीरियड में वो लिया जाता है टोडरमल का नाम। और इसी तरह से यदि हम जहांगीर के पीरियड में देखें तो जहांगीर के पीरियड में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो हमें दिखाई देता है वो है जहांगीर के पीरियड में नूरजहां का जो पिता है ग्यास बेग एतमदुल्ला, जो वजीर या दीवाने आला के पद पर रहा है। अब ये जो वित्तीय प्रबंधन है, पूरे राज्य का वित्तीय प्रबंधन है, ये काम जो है दीवाने आला देखता है। इसकी जो नियुक्ति है, इसकी जो कितने समय तक ये अपने पद पर रहेगा, ये सब बादशाह की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि बादशाह में सभी शक्तियां विद्यमान हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरा अधिकारी, जैसा कि हमें पता है कि सेना जो है वो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, सेना के बिना राज्य नहीं चल सकता। तो मुगल काल में जो सैन्य गतिविधियां या सैन्य प्रबंधन की जिम्मेवारी जिस अधिकारी के पास थी वो था मीर बख्शी। मीर बख्शी एक ऐसा अधिकारी है जो सेना की भर्ती वेतन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि हमें पता है कि मुगलों के पास एक विशाल सेना है, लाखों लोग उस सेना में हैं। उस सेना के 3 भाग हैं या 4 भाग हैं, सॉरी, पैदल सेना है, घुड़सवार है, नौ सेना है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ तोपखाना है जो मुगलों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके इन सब की जिम्मेवारी जो है वो मीर बख्शी की है। हालांकि उसके अधीन और भी अधिकारी हैं जो इन सेनाओं का रख रखाव करते हैं, लेकिन सेना की भर्ती वेतन और दाग और हुलिया की जो प्रथा है उसका सुचारू रूप से संचालन, ये सब के सब जिम्मेवारियां जो है मीर बख्शी। इसके साथ साथ जो विभिन्न पदाधिकारी जिनको हम उस समय मनसबदार कह रहे हैं उनकी दरबार में प्रस्तुति का दायित्व भी जो है मीर बख्शी का है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसा कि हमने अभी बताया कि मुगल काल केंद्रीयकृत तानाशाही या मुगल का जो केंद्रीयकृत राजशाही है उसमें राजा प्रमुख है, और राजा के घरेलू प्रबंधन, उसके परिवार के ऐशो आराम की सुविधाएं या दूसरी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक अन्य अधिकारी की नियुक्ति जो है अकबर करता है। और उसके बाद ये जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो भी इसी पैटर्न पे चलते हैं, और वो अधिकारी है खाने समा, जिसको मीर समा भी कई बार कह देते हैं, जो बादशाह के परिवार और उसकी निजी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके साथ साथ जो राजकीय कारखाने हैं उनकी देखभाल भी जो है वो यही अधिकारी मुख्य तौर पर करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में जो, जैसा कि हमें पता है कि मध्यकाल के जितने भी राज्य हैं उनमें धर्म का विशेष महत्व है। तो राजा जो है या जो बादशाह है वो धार्मिक विषयों के लिए अपने साथ एक सलाहकार रखता है, और वो जो सलाहकार है वो सद्र उस सुदूर कहलाता है, जो धर्म का ज्ञाता है, धार्मिक मामलों में राजा को या जो बादशाह को सलाह देता है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने भी बताया कि राज्य का मुख्य कार्य न्याय करना भी है। सबसे प्रमुख न्यायाधीश जो है वो स्वयं बादशाह है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ वो काजी उल कुजात नामक मुख्य न्यायाधीश की सहायता भी लेता है न्याय करने में। दरबार है, दरबार में न्याय दिया जाता है, कचहरियां लगाई जाती हैं उनमें न्याय दिया जाता है। तो काजी उल कुजात जो है मुख्य न्यायाधीश है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में।
ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि औरंगजेब के पीरियड में एक और अधिकारी की हम नियुक्ति का जो उल्लेख मिलता है हमें, और वो है मुहत्सिब, जो नैतिक आचरण के लिए उत्तरदायी है। ये अधिकारी इसलिए नियुक्त किया जाता है ताकि लोग धर्म के अनुसार आचरण करें, और जैसे जुआ ना खेलें, ठीक है ना, जुआ ना खेलें, शराब का सेवन ना करें, इन चीज़ों को रोकने के लिए इस मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसके साथ साथ केंद्रीय प्रशासन में एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी का उल्लेख मिलता है, और वो है दरोगा ए डाक चौकी, जो सूचना संचार और गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख है। सूचना संचार, जैसे जो विभिन्न राज्य के विभिन्न भागों से सूचनाएं केंद्र में पहुंचती हैं, और केंद्र से सूचनाएं जो है राज्य के विभिन्न भागों में पहुंचती हैं, इनकी सबकी जिम्मेवारी दरोगा डाक चौकी की थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख भी जो है वो दरोगा डाक चौकी है, और गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुगल काल में जो कुछ अन्य प्रमुख केंद्रीय अधिकारी हैं, इन के अलावा मीर बख्शी के अलावा, दीवाने आला के अलावा, सदर सुदूर और काजी के अलावा कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी भी हैं। जैसे दरोगाए टकसाल का उल्लेख हमें मिलता है, जो मुद्रा नियंत्रण प्रमुख के रूप में काम करता है कि ये जो मुद्राएं हैं किस प्रकार की होंगी, इनके मुख्य भाग पर क्या लिखा जाएगा, पृष्ठ भाग पर क्या लिखा जाएगा, इनका वजन कितना होगा, इनमें जैसे चांदी की हैं तो उनमें चांदी की कितनी मात्रा होगी, ठीक है ना। तो ये जो सोने के सिक्के कहाँ गढ़े जाएंगे, कौन सी टकसाल में सोने के सिक्के गढ़े जाएंगे, तो राज्य जो है इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, और उसका जो नियंत्रण है वो उसका जो नियंत्रण है, राज्य का जो नियंत्रण है वो दरोगा टकसाल के माध्यम से होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं मुगल काल में तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक सैन्य यंत्र है, और कहा भी जाता है कि जो इसको इतिहासकार बारतोल्द कहते हैं कि जो मुगल राज्य है वो गोला बारूद पर आधारित है, तोप पर आधारित है, गन पाउडर पर आधारित राज्य है, और तोप खाने की देखरेख के लिए मीरे आतिश नामक अधिकारी होता है। इसी प्रकार नौसेना के लिए जो प्रमुख अधिकारी है वो मीर ए बहर है। इसी तरह से बादशाह का एक निजी अधिकारी है जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें, सूचनाएं बादशाह के पास पहुंचाता है, क्योंकि जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं कि मुगल काल में केंद्र प्रमुख है और केंद्र में बादशाह प्रमुख है, इसलिए उसकी जो जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है, और इसीलिए उसे एक और अधिकारी रखना पड़ता है जो मीरे अर्ज कहलाता है। इसी तरह से एक और अधिकारी है जो केंद्रीय प्रशासन में है, जिसका उल्लेख मिलता है, वो है दीवाने खालिसा। दीवाने खालिसा जो है खालिसा भूमि की आय का प्रबंधक है। एक तरह से खालिसा भूमि वो होती है जिसका रेवेन्यू जो है सीधा शाही खजाने में आता है। तो इस भूमि के आय व्यय का हिसाब रखना दीवाने खालिसा का एक प्रमुख दायित्व है। तो ये जो केंद्रीय तंत्र है जिसको हम कह रहे हैं, एक राजा के आस इर्द गिर्द जो केंद्र है उसका उल्लेख हमने अभी किया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुगल राज्य बड़ा राज्य है। जैसे हम यदि औरंगजेब के पीरियड की बात करें तो औरंगजेब के पीरियड में लगभग संपूर्ण भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो बड़ा राज्य था वो मुगलों के अधीन था। इस बड़े राज्य को सूबों में बांटा गया था, और सूबों में बांटने का जो पहला प्रयास वो अकबर ने किया था। अकबर ने अपने राज्य को प्रांतों में बांटा था, और प्रांत सूबे कहलाए थे, और आरंभ में 12 सूबों में उसने अपने राज्य को बांटा था। बाद में अहमदनगर, बरार और दक्कन के कुछ इलाकों को जीतकर 3 प्रांत और जोड़ दिए गए थे, और इस तरह से उसके राज्य में प्रांतों की संख्या 15 हो गई थी। उसके बाद शाहजहां के पीरियड में और बढ़े, जहांगीर के पीरियड में भी बढ़े थे, और बाद में हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में इन प्रांतों की संख्या 20 हो गई थी, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इन प्रांतों की सीमाएं जो हैं वो बदलती रहती थी। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर का जो क्षेत्र है, कभी हम उसे लाहौर के
सूबे में देखते हैं और कभी उसे दिल्ली के सूबे में देखते हैं। इनकी सीमाएं जो हैं वो जो बादशाह है वो बदलते रहते थे। हालांकि ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन बड़े पैमाने पर हमने सीमाओं के बदलने के अनेक उल्लेख हमने मिले हैं। ठीक है, अब सूबे के प्रमुख अधिकारी, जैसा कि मैंने बताया कि सूबा एक मुख्य प्रशासनिक इकाई है। सूबे का जो सबसे प्रमुख अधिकारी हमें उस पीरियड में दिखाई देता है वो है सूबेदार, जिसको नाजिम भी कहा जाता है। वो वास्तव में बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में प्रांत में काम करता है, और इसकी नियुक्ति जो है वो स्वयं बादशाह करता है। जैसे दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो इसी तरह से इसकी नियुक्ति, और ये बादशाह का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। जैसे दूर दराज के इलाके में बंगाल का सूबेदार है या गुजरात का सूबेदार है, वो राजधानी से बहुत दूर है। ठीक है ना, इसलिए विश्वसनीय व्यक्ति को इन पदों पर दिया जाता है, और ये वास्तव में वही काम करते हैं जो बादशाह में केंद्र में करता हुआ दिखाई देता है। बादशाह जो है केंद्र में जो काम करता है, वही काम हमें जो सूबेदार है वो प्रांतों में करता हुआ दिखाई देगा। जैसे, लेकिन बादशाह और जो सूबेदार हैं उसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वो किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकता, वो ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, और वो उसके दरबार में जाने वाले व्यक्ति जमी बॉस नहीं करते। ठीक है ना, वो झरोगा दर्शन नहीं दे सकता। इसके साथ साथ उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं। जिम्मेवारियों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका जो पूरा का पूरा जो राज्य है, जो पूरा का पूरा प्रांत है, उसमें कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी उसकी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उस क्षेत्र में जो भी विद्रोह हैं उन्हें दबाना उसकी जिम्मेवारी है। इसके साथ साथ जो वित्तीय प्रबंधन की जो जिम्मेवारियां हैं, उनमें जो वित्तीय अधिकारी हैं उनकी सहायता करना उसका दायित्व है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सूबेदार के साथ साथ जो प्रांत में एक दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है, और वो अधिकारी है दीवान। और दीवान का काम जो है प्रांतों में, वो वित्तीय प्रबंधन का काम है। प्रांत की आय व्यय का हिसाब रखना, शाही खजाने में कितना धन जाएगा, शाही अधिकारियों को कितना वेतन दिया जाएगा, इन सब का जो हिसाब है वो सब काम प्रांतों में प्रांतीय दीवान का था। तो एक तरह से वित्तीय मामलों में जो अगला सूबे में जो प्रमुख अधिकारी है वो है दीवान। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सूबों में सेना भी है। जो सेना का रख रखाव है, सूबों की सेना का रख रखाव का काम जो है वो प्रांतीय बख्शी का था। बख्शी सैन्य प्रबंधन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी था। इसकी नियुक्ति भी बादशाह द्वारा की जाती थी। दीवान की नियुक्ति भी बादशाह द्वारा की जाती थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रांतों में कचहरी लगती है, और कचहरी में न्याय किया जाता है, और न्याय में जो न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं वो काजी हैं। हालांकि हम मुगल पीरियड में देखते हैं कि जो न्याय का मुख्य स्रोत है वो वास्तव में बादशाह है, और उसके बाद सूबेदार है। सूबेदार के साथ साथ ही जो काजी हैं ये भी न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए में दिखाई देते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि सूबेदार को धार्मिक मामलों में सलाह देने के लिए सद्र भी प्रांतों में है, और कई बार जो काजी और सद्र का जो पद है एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो यहाँ हमें केंद्र का प्रतिरूप प्रांतों में दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम एक और इम्पोर्टेंट प्रांतीय अधिकारी है, वो प्रांतीय अधिकारी है वाकिया नवीस। वाकिया नवीस नामक अधिकारी जो है वास्तव में प्रांत में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनकी सूचना जो है दरबार में पहुंचाता है। ये एक तरह से लेखक का कार्य करता है। एक तरह से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूचनाएं प्रेषित करने का काम जो है, प्रांतों की जो सूचनाएं हैं उन्हें प्रेषित करने का काम वाक्यानवीस का है। और अमूमन ये देखा गया है
कि प्रांतीय बख्शी और वाक़या नवीस दोनों ही काम एक ही व्यक्ति को सूबों में सौंप दिए जाते हैं। तो मुगल काल में हमें ये दिखाई देता है कि मुगल काल में प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय दीवान, सूबेदार, काजी, वाक़या नवीस, इन सब की नियुक्ति बादशाह स्वयं करता है। ये बादशाह के विश्वास पात्र लोग हैं। इसके बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रांतीय दीवान और सूबेदार वास्तव में एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। दोनों जो हैं बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में प्रांतों में भेजे जाते हैं, और इसीलिए चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मुगल प्रशासन में हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मुगल सूबे हैं, जो उस समय के सूबे हैं, उनको प्रशासनिक दृष्टि से अनेक सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार जो है वो सूबे से छोटी प्रशासनिक इकाई है, और सरकार, एक सूबे में अनेक सरकारें होती थी, और सरकार का जो प्रमुख अधिकारी होता था, जिसका काम शांति व्यवस्था, सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना होता था, वो कहलाता था फौजदार। और इसके साथ साथ वहाँ एक और दूसरा अधिकारी होता था जो वित्तीय मामले देखता था, वो अधिकारी होता था अमलगुजार। इसी तरह से जो नगर प्रशासन है, जो नगर, हम देखते हैं कि शहरीकरण की एक प्रक्रिया आरंभ हुई मध्यकाल में, और अनेक नगर विकसित हुए। तो नगर का प्रमुख, नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाला अधिकारी कोतवाल कहलाता था, जिसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी। फौजदार की नियुक्ति भी बादशाह द्वारा की जाती थी, अमलगुजार की नियुक्ति भी बादशाह द्वारा की जाती थी, और कोतवाल की नियुक्ति भी बादशाह द्वारा की जाती थी। और कोतवाल न केवल नगर का प्रशासनिक अधिकारी था, पुलिस अधिकारी था, बल्कि वो वहाँ का न्यायाधीश भी था। तो एक तरह से कोतवाल जो है वो नगर का प्रमुख अधिकारी था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रत्येक सरकार परगना में विभाजित थी, और प्रत्येक जो परगना में एक प्रमुख अधिकारी था जिसको सिकदार कहा जाता था, जिसका काम शांति व्यवस्था स्थापित करना। और इसके साथ साथ परगने की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक अमीन नामक अधिकारी होता था जो वित्तीय मामले देखता था। इन दोनों सरकार और परगने के बीच शाहजहां के पीरियड में हमें एक और प्रशासनिक इकाई का उल्लेख मिलता है जो चकला कहलाती थी। सरकार में अनेक चकले होते थे और कई परगनों का समूह एक चकला कहलाता था। हालांकि शाहजहां के पीरियड में इसका उल्लेख मिलता है, और औरंगजेब के पीरियड में इसका कम ही उल्लेख मिलता है। परगना स्तर पर एक और अधिकारी है जो वास्तव में भूमि के अभिलेखों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनका निरीक्षक है, वो कहलाता था कानूनगो। तो परगना स्तर पर सिकदार, अमीन, कानूनगो, ये 3 प्रमुख अधिकारी थे, जिनमें अमीन और कानूनगो जो हैं वो वित्त से संबंधित थे या जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित थे। इसी तरह से जो परगना है वो कई गांवों का समूह था, और गांव को उस समय मावदा या दीह कहा जाता था। और गांव का जो प्रमुख अधिकारी था वो खूत, उन्हें विभिन्न भागों में खूत कहा जाता था, किसी एरिया में मुकद्दम कहा जाता था, और किसी एरिया में चौधरी कहा जाता था। ये गांव प्रमुख थे, ठीक है। इसके साथ साथ गांव में जमीन की जो अभिलेख हैं उन्हें रखने वाले अधिकारी को पटवारी कहा जाता था। पटवारी के पास पूरा रिकॉर्ड होता था कि अमूक जमींदार ने इतनी जमीन में इस बार वो कृषि कर रहा है, उसका लगान इतना बनेगा। तो पटवारी जो है एक तरह से हमें स्थानीय स्तर पर जमीन के अभिलेख तैयार करता हुआ अधिकारी के रूप में उल्लेखित मिलता है। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था है, या प्रांत से जो स्थानीय स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है, मुगल काल में इसका जो मूल तत्व है वो केंद्र है। केंद्रीकृत इस प्रशासनिक व्यवस्था में इतिहासकार मानते हैं कि निरंकुशता का भी पुट था। लेकिन जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि केंद्र है, केंद्र के बाद राज्य हैं, राज्य के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद हमें
ब्लॉक दिखाई देते हैं और उसके बाद गांव दिखाई देते हैं। तो उस समय भी हमें इसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन हमें राज्य तीन काम मुख्य करता हुआ दिखाई देता है। पहला, शांति व्यवस्था स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने राजा है, बादशाह है, सूबेदार है, फौजदार है, सिकदार है, मुकद्दम है। दूसरी तरफ वित्तीय मामले, रेवेन्यू कलेक्ट करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें दीवान है, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय दीवान है, अमल गुजार है, अमीन है और पटवारी है। और इसके साथ साथ हमें दिखाई देता है न्याय करता हुआ, न्याय देता हुआ राज्य दिखाई देता है। और न्याय के मामले में हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की एक पूरी श्रृंखला हमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है भू राजस्व प्रणाली। इसे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे।